हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाई जाती है। उनके लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम उनको समझते हैं, उसके बाद में उन नियमों की सहायता से अवतल और उत्तल दर्पण के लिए कुछ प्रतिबिंब बनाते हैं वस्तु की अलग अलग स्थितियों में। तो सबसे पहले हम 3 नियम समझ लेते हैं। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अगर हम वो दर्पण हम क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर हम यहाँ पर चित्र बनाएं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये जो लाइन है, कटिंग वाली लाइन जो होती है, ये दर्पण के कलाई किए गए भाग को व्यक्त करती है। अवतल दर्पण के लिए भाई क्या हो जाएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण कॉनकेव मिरर अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये क्या होता है? प्रथम नियम होता है, यानी कि अवतल दर्पण के लिए। अगर यही नियम फर्स्ट नियम हम उत्तल दर्पण पर अप्लाई करें तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? ये आप उत्तल दर्पण बना लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक उत्तल दर्पण हो गया और ये दर्पण की मुख्य अक्ष होगी, ये दर्पण का वक्रता केंद्र और ये आपका मुख्य फोकस, ये सी और ये एफ। अब अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, अब दर्पण का कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ये आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखिए, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो बाहरी तल होता है, यानी प्रकाश किरण जो आर पार तो नहीं जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ से टकराएगी और टकराकर वापस आ जाएगी। तो हमें कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण जो है दर्पण की मुख्य फोकस से निकल नहीं रही, निकलती ही प्रतीत हो रही है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर या निकलती या आती हुई प्रतीत होती है। ये होता है उत्तल दर्पण के लिए। ये फर्स्ट नियम होता है भाई। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम ये कहता है, सेकंड नियम ये कहता है अगर कोई प्रकाश किरण, सेकंड नियम क्या कहता है भाई? अगर कोई प्रकाश किरण इसको हटा दो एक बार में भाई। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। मान लो ये आपका वक्रता केंद्र सी है और ये आपका एफ है, ये आपका दर्पण का ध्रुवी है। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से निकलती प्रतीत होती है। देखो, ये एक प्रकाश किरण है जो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती है और फिर परावर्तन के पश्चात निकलती प्रतीत होती है। ये किस में होता है भाई? ये होता है आपका उत्तल दर्पण में। ठीक है, 2 नियम हो गए। और जो तीसरा नियम होता है, यानी कि थर्ड नियम, तीसरा नियम जो होता है वो क्या होता है? मुख्य फोकस का होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण अगर हम यहाँ से मुख्य फोकस से होकर निकाल दे तो क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा भाई? उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा
कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य फोकस की ओर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती ही प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण में होता है। ये 3 नियम होते हैं गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। इन्हीं 3 नियमों में से हम 2 नियम को अप्लाई करके किसी भी वस्तु का किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल